हेलो फ्रेंड्स, मैं एन अहमद आज आपके 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है फिज़िक्स में मोशन, उसकी शुरुआत कर रहा हूं मैं। और हम लोग का कुछ प्लानिंग इस तरह का है कि मैं 9th का मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में पढ़ाऊंगा। कोरोना की वजह से बहुत सारे बच्चे क्लास नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से उनकी पढ़ाई पूरी तरह से ठप है, रुकी हुई है। तो हम लोगों ने कुछ प्लान बनाया कि क्यों ना हम अपने वेबसाइट के थ्रू, है ना, बहुत सारे लोग उसको गूगल ऐप के ज़रिए भी लेते हैं, लेकिन वेबसाइट वो भी सेम चीज़ ही है। आप हमारा वेबसाइट जो है उस पर आके हर क्लास का, हर सब्जेक्ट का बारी बारी से आप स्टडी कर सकते हैं, जिसमें हम अभी हाल फिलहाल फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं। आप उसमें आपको एक कोर्स का कैटेगरी मिलेगा। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट का नाम है sahirclass.com, है ना। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे sahirclass.com, ठीक है, तो sahirclass.com पे आप जाएंगे तो आपको साइड में इस तरह का, मोबाइल पे खोलेंगे तो इस तरह का एक आइकन बना होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा ऑल कोर्सेस। उसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑल कोर्सेस, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अलग से एक सेक्शन मिलेगा कि लर्न या आपके क्लास का 9th का ऑप्शन उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना, क्लास 9th। उसमें हम आपको, अभी तो मैं ये वादा आपसे करता हूँ कि मैं फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट में आपको पढ़ाऊँगा। बाकी सब्जेक्ट के लिए मैं कोशिश में हूँ, अगर वो भी तैयार हो जाते हैं टीचर उसके लिए भी, तो वो भी हम लोग फर्दर स्टार्ट कर देंगे। बट अभी हाल फिलहाल के लिए मैं बस इन दोनों सब्जेक्ट की गारंटी लेता हूँ कि आपको मैं ये पढ़ाऊँगा, है ना। इसका ये जो लेक्चर बनाया जा रहा है, ये डेमो वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें आपको ये देखना है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो सही तरीके से पढ़ाया जा रहा है। जब फर्दर आपको अच्छा लगेगा तो फिर आप वेबसाइट से जाके इस कोर्स को बाई करेंगे, ख़रीदेंगे। तो बाई करने का इसका फ़ीस है 999। इसमें ये दोनों कोर्स, आपका फुल कोर्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। और रही बात कि ये जो टॉपिक है या ये जो क्लास है आपका, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हो, आगे पढ़ाई करना चाहते हो, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये 9th वाला जो आप पढ़ो, वो 9th के बाद आप 10th में जाओगे। कभी इसके कॉपी को गुम मत करना, कहीं फेंक मत देना, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि डायरेक्टली 9th का रिलेशन 11th के साथ होता है। जो चीज़ बेसिक में यहाँ पढ़ाया जाता है, वही चीज़ हमारा थोड़ा डीप में 11th में पढ़ाया जाता है। इस वजह से जो बेसिक की शुरुआत हो जाती है, अगर आपका फ्यूचर कहीं ये प्लानिंग में होगा कि मैं IIT से इंजीनियरिंग करूँ, या नीट के थ्रू आप मेडिकल करना चाह रहे हैं, या एम्स के थ्रू मेडिकल करना चाह रहे हैं, या और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जिसमें आप अगर चाह रहे हैं पढ़ाई करना साइंस सब्जेक्ट में, तो बाकी सब्जेक्ट का भी यही हाल है, लेकिन मैं साइंस सब्जेक्ट की बात बता रहा हूँ। साइंस सब्जेक्ट में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये टॉपिक जो है 9th क्लास में जो जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, उसको कोशिश करो बढ़ा के पढ़ा जाए, ना कि जस्ट सर हमारे सिलेबस में इतना है तो हम उतना ही पढ़ेंगे। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तब आपको आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाली है। 11th में जाके आपको लगेगा कि बहुत बड़ा सिलेबस है, क्या बता रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि 9th का सिलेबस बहुत छोटा है, उसके कंपैरिजन में अगर हम 11th के सिलेबस की बात करें, वो भी 1 साल का ही कोर्स है, लेकिन ये सिलेबस इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो जाता है। तो क्यों नहीं कुछ चीज़ें यहाँ का यहीं सीख लिया जाए, ताकि जब हम यहाँ पहुँचें तो हमें कुछ चीज़ें पहले से ही पता हो। मैं ये बात इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मैं खुद इंजीनियरिंग और मेडिकल का ये IIT नीट एम्स 11th 12th का प्रिपरेशन कराता हूँ, और मैं बच्चों को फिज़िक्स पढ़ाता हूँ पटना में। तो इस वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे यहाँ से जाते हैं वहाँ तैयारी करने के लिए, उनको क्या क्या कमी रह जाती है और कहाँ सुधार की ज़रूरत है, वो मैं आपको बात बता रहा हूँ। कि 9th को जब आप पढ़ो ना, तो आप ये मत सोच के पढ़ो कि सर मेरे सिलेबस में तो इतना ही है, आप इतना बता रहे हो, या मेरे सिलेबस में इतना है, आप इतना बता रहे हो।
ये सारी चीज़ें आपके दिमाग से निकल जानी चाहिए। ये कोई फ़ायदे वाला चीज़ नहीं होता है, क्योंकि पढ़ना तो सब आप ही को है। बात समझ में आ रही है ना। जब हमारे पास मान लो कि एक काम है और उसको करना है, हमें 5 दिन टाइम दिया गया करने के लिए, ठीक है। मान लो कि कुछ हिस्सा मैंने उसको पहले दिन किया, फिर कुछ हिस्सा दूसरे दिन, ऐसे करके 5 दिन में हमें करना है, तो हम तो बराबर भाग में बांटेंगे ना उसको, कोशिश करेंगे सब इक्वल पार्ट में बट जाए कि हमें एक दिन में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। आप बात समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि एक दिन में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, उस हिसाब से आप तैयारी करते हो। ना कि ऐसे कि एक दिन बहुत ज़्यादा मेहनत कर दिया और लास्ट दिन मेहनत नहीं किया, या बीच में आपको कम मेहनत करना पड़ा, या शुरुआत में कम किया बाद में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, क्योंकि टाइम लिमिट हमारा 5 दिन का था। तो हम क्यों नहीं कोशिश करें कि इसी में हम कुछ बेसिक सीख लें। तो इस वजह से मैं आपको पढ़ाने के लिए जनरली मैं 9th और 10th को नहीं पढ़ाता हूँ। इस बार कोरोना के टाइम में हम लोग फ्री हैं घर पे, बहुत सारे क्लासेस हम पटना में लिया करते थे, तो अभी फ्री में टाइम है, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों नहीं ये बच्चों को वो पढ़ा दिया जाए, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जो आप क्लास में जैसा फील करते थे ना पढ़ने के टाइम में, कोशिश किया जाएगा कि उस लेवल तक पहुँचा जा सके आपके द्वारा, क्योंकि हमने बहुत सारे तरीके अपनाए हैं इसके लिए। एक तो वेबसाइट के जरिए है, जहाँ भी कोर्स देखें वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा नंबर होगा। आप फेसबुक से जुड़िए, इंस्टाग्राम से जुड़िए, आप व्हाट्सएप पे जुड़िए, किसी तरीके से आप मुझ तक पहुँचिए और अपना प्रॉब्लम मुझे शेयर कीजिए कि सर मुझे यहाँ दिक्कत हो रहा है, मैं आपको हेल्प करूँगा। द पॉसिबल थिंग जो हम लोग कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसमें मेरा पूरा सहयोग करेंगे, तो हम बेहतर एक सिलेबस तैयार कर पाएंगे। अब रही बात कि ये जो क्लास शुरू करेंगे हम पढ़ेंगे कैसे, तो हमारा डेज़ के हिसाब से होगा। हर दिन एक लेक्चर आएगा, है ना, और वो लेक्चर आपको देखने के टाइम में आपको पेपर और पेन अपने साथ रखना है। देखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप क्लास के तरह ही फील करें, एकदम अलग सेपरेट होकर एक चेयर टेबल आप लेके बैठे। आप अपना मोबाइल हो तो मोबाइल से देख रहे हैं, अगर लैपटॉप हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बड़ा स्क्रीन होता है, आँख पे जोर कम पड़ता है। अगर मोबाइल है तो चलिए फिर भी काम चलाते हैं। मोबाइल पे आप जब देखें तो जो चीज़ भी आपको लग रहा है कि ये लिखना है, या बोर्ड पे मैं जो कुछ भी लिखूंगा आपको स्क्रीन पॉज करना है और उसको नोट डाउन करना है, फिर आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं कि आप देख रहे हैं कहीं बीच जगह पे आपको कुछ चीज़ लिखने का मन किया तो आपके पास पेन और पेपर नहीं है, आप हर चीज़ लिखते चले जाइए। बहुत सारे चीज़ हम नहीं लिखाएंगे, लेकिन आपको लगता है कि ये मुझे लिख लेना चाहिए तो वो भी आप लिख लें। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा प्रोसेस होगा पढ़ाने का। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं। जब ये वीडियो डेमो क्लास आप तक पहुँचेगा तो आपको खुद ही पता चलेगा कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, और फर्दर आप वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि हाँ हम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो जितना आपका कमेंट होगा उसके हिसाब से हम आगे आपके कोर्सेज़ को स्टार्ट कर देंगे पढ़ाना। आपको सिर्फ 999 देना है पूरे दोनों पार्ट के फुल सिलेबस के लिए। जितना दिन आपका क्लास चलेगा उस सब पूरे दिन के लिए ये हम आपका फ़ीस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जितना पढ़ना चाहिए उससे बेहतर पढ़ाया जाएगा, उससे ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, जो हम इस बात का ध्यान रख के पढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे पता है आगे क्या पढ़ना है। इस वजह से मैं आपको बेहतर पढ़ा पाऊँगा फिज़िक्स पढ़ाऊँगा। तो मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको, मेरा यकीन कीजिए कि जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप क्लास में कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा मैं करवाऊँगा, उससे ज़्यादा आपको मटेरियल दे दूँगा, उससे ज़्यादा आपको नोट्स मिल जाएगा हर तरह से। देखिए ऑनलाइन एक तरह से तो दिक्कत है कि हाँ हम टीचर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं, फेस टू फेस फिजिकली हम दोनों आदमी एक साथ नहीं हैं, क्योंकि मैं वीडियो कभी और बनाऊंगा, आप कभी और देख रहे होंगे। लेकिन एक बात है कि इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, क्योंकि आप 10 बार देख सकते हो, 15 बार देख सकते हो, जितनी बार आपको मन करता है उतनी बार उस वीडियो को देख सकते हो। यानी एक लेक्चर को आप कई बार देख सकते हो। क्लास में तो एक बार होता है, उसके बाद वो सेकंड टाइम में आप उसको नहीं देख पाओगे। तो ये फ़ायदा है अगर देखें तो आप उसके पॉजिटिव पहलू को देखें, क्यों निगेटिव के चक्कर में हम पड़े रहेंगे। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो ये तरीका ठीक है। तो ये तरीका हमारा पढ़ने का यहाँ पे होगा।
आइए अब हम अपना सिलेबस यहाँ से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस मोशन वाले चैप्टर को कैसे पढ़ा जाए। क्योंकि जब हम आपके 11th क्लास में पहुँचेंगे ना, तो सबसे पहले ये हमारे सामने एक चैप्टर आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे वहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन। तो शुरुआत में जो हमारा 9th का सिलेबस बनाया गया था ना, उसमें ये चीज़ रखा गया था, है ना। स्टार्टिंग में आपका एक बेसिक चैप्टर होता था एसआई यूनिट नाम से, अब उसको हटा दिया गया है। उसके हटाने से हमें लॉस है, कहीं ना कहीं हमें लॉस हुआ है, उसको रखना चाहिए था। हमारा सिलेबस इस तरह से कमज़ोर हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो चीज़ हमें बेसिक में जान लेना चाहिए वो सारे बेसिक्स हम जान जाएं, उसके बाद मोशन के तरफ हम बढ़ेंगे, है ना। पहली बात तो ये है कि शुरुआत हम फिजिक्स की कर रहे हैं, तो हमसे सबसे पहले कोई पूछ सकता है कि सर ये तो पहले बता दीजिए कि फ़िज़िक्स क्या चीज़ है, व्हाट इज़ फिज़िक्स। चलिए, मैं ये रेड पेन को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ब्लैक को ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा ये करता है, चमकता है तो दिखाई नहीं देता। चलिए फिर ठीक है, फिजिक्स की बात करते हैं। तो अगर आप कहीं भी देखोगे ना, तो एक डेफिनेशन दिया जाता है फिजिक्स के बारे में कि सर ये साइंस का एक ब्रांच है। ये तो सब जानते हैं, साइंस का एक ब्रांच है फिजिक्स, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में से एक ब्रांच ये है फिजिक्स, जिसमें हम लोग नेचर और नेचुरल फेनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं। भौतिकी विज्ञान की वो शाखा है, वो ब्रांच है जिसमें हम प्रकृति और प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो लिखते हैं इस डेफिनेशन को, है ना, कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज़ द branch of science in which we study about nature and its phenomena। ठीक है, नेचर एंड इट्स फेनोमेना। फेनोमेना हिंदी में घटना को बोलते हैं, नेचर प्रकृति आप जानते हो, अबाउट मतलब के बारे में, है ना। यानी हमारा फिजिक्स ब्रांच है साइंस का, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं नेचर और उसके फेनोमेना के बारे में। हम स्टडी किसके बारे में कर रहे हैं? नेचर और उसके फेनोमेना के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर आखिर में ये फेनोमेना, ये नेचर समझ में आ रहा, प्रकृति हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो सब प्रकृति में आती है, पेड़ पौधे, हवा पानी, है ना, बिल्डिंग, ये सब नेचर के पार्ट हैं, है ना। हम जहाँ रह रहे हैं उसको हम नेचर कह रहे हैं। तो उस नेचर में जो भी फेनोमेना, जो भी घटना होता है ना, उन सब के बारे में जहाँ पे पढ़ा जाता है उसको हम फिजिक्स कहते हैं। तो आप बोलोगे कि सर कुछ एग्जाम्पल दे दो जो नेचुरल फेनोमेना होता है, तो हम बोल देंगे आपको, बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है कि बारिश, रेनिंग, बारिश जो होती है वो हमारा एक नेचुरल फेनोमेना है ना। बारिश का होना, थंडरिंग, जब बादल गरजते हैं तो उसको हम थंडरिंग बोलते हैं इंग्लिश में, बादल का गरजना। जो हिंदी बोर्ड वाले होंगे वो फटाक से लिख लेंगे वहीं पे, थंडरिंग का मतलब बादल का गरजना, है ना। लाइटनिंग, जब बिजली चमकती है ना, लाइटनिंग, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। रेनबो का बनना, रेनबो फॉर्मेशन, इंद्रधनुष का बनना, रेनबो फॉर्मेशन। आप बोलोगे तो मैं ऐसे 1000 चीज़ें लिख दूंगा जो हमारे सामने होते हैं और वो हमारे नेचुरल फेनोमेना कहलाते हैं, है ना। उसके अलावा अगर मैं बोलूँगा कि शैडो का फॉर्मेशन, है ना, परछाई का बनना, ये भी हमारा एक तरह का, शैडो फॉर्मेशन भी हमारा एक तरह का क्या है? नेचुरल फेनोमेना है ना। हर एक वस्तु का पृथ्वी के तरफ गिरना, एवरीथिंग फॉल्स टुवर्ड्स, एवरीथिंग फॉल्स टुवर्ड्स, फॉल्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, प्रत्येक वस्तु का पृथ्वी के केंद्र के तरफ गिरना, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप इतना लिखें। ये सारे फेनोमेना जहां हम पढ़ते हैं उसी को हम फिजिक्स कहते हैं। आप लिखें इसको कि फिजिक्स हम किसे कहते हैं। स्क्रीन पॉज करके आप ये लिख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक बार तो हमने ये बोल दिया, दूसरा हम बोलते हैं इसका डेफिनेशन फिजिक्स का। सिंपल डेफिनेशन एक और होता है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी का स्टडी है। ये भी डेफिनेशन छोटा है और बहुत सारा चीज़ को रिलेट कर देगा। आपके फिजिक्स के बारे में आपको समझ में आने लगेगा कि किसको हम बोल रहे हैं। इसको हिंदी में भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है। भौतिक राशियाँ मतलब फिजिक्स ब्रांच है साइंस का जहाँ हम भौतिक राशियों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि देन व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि फिर सर किसको कहते हैं, तो उसी के जस्ट नीचे हम लिखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहा जाता है। नीचे इसके जस्ट लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। अगर हम ये समझ जाएं तो हम ये समझ पाएंगे कि फिजिक्स में जनरली पढ़ते किस चीज़ को है ना। एक डेफिनेशन अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को समझ जाते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, the quantity which can be measured, the quantity which can be measured, which can be measured, वैसी राशियां जिसको मापा तौला या नापा जा सके। मापा तौला या नापा जा सके, है ना। उस तरह के क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कौन कौन से क्वांटिटी हम माप तौल और नाप सकते हैं, आप भी जानते हो, है ना। जैसे कि एक तो हमारे सामने बहुत कॉमन एग्जांपल है, लंबाई को हम माप लेते हैं, लेंथ, है ना। उसी तरह से एक क्वांटिटी हमारे सामने है मास, जिसको द्रव्यमान कहा जाता है, इसको माप लेते हैं। उसी तरह से समय को माप लेते हैं, है ना। उसी तरह से हम लोग और भी बहुत सारी क्वांटिटी है, स्पीड को माप लेते हैं। उसी तरह से हम एक्सेलरेशन को माप लेते हैं। उसी तरह से हम फोर्स को माप लेते हैं। उसी तरह से हम वर्क को माप लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम पावर को माप लेते हैं, है ना। एनर्जी को माप लेते हैं। बहुत सारी क्वांटिटी है जिसको हम माप लेते हैं, और जिन जिन चीज़ों को हम माप लेते हैं उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, और उसी को हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। यानी हमारा एक डेफिनेशन यहाँ से और बन गया कि फिजिक्स में हम उसी क्वांटिटी को पढ़ेंगे जिनका मेज़रमेंट हो सकता है, और जो जो चीज़ें मेज़र किया जा सकता है उसी को फिजिक्स में पढ़ते हैं। जो मेज़र नहीं किया जा सकता उसको फिजिक्स में नहीं पढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल और मैं आपको लूँ कि बुखार माप सकते हैं ना। बुखार नहीं भाई, बुखार कहाँ माप सकते हैं, बुखार थोड़ी मापा जाता है, टेम्परेचर मापा जाता है ना। तो टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन बुखार नहीं है, ठीक है ना। और जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है उसको हम फिजिक्स में पढ़ते ही नहीं हैं, है ना। जो भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा उसको हम फिजिक्स में नहीं पढ़ेंगे। ये क्या चीज़ें होती हैं वो हम धीरे धीरे आएंगे इसके बारे में। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, मास, मोमेंटम, ये सारी चीज़ें, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेज़र किया जा सकता है। उन सारी चीज़ों को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं और उसी को फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ते हैं, और फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसका मेज़रमेंट किया जा सकता है। अब इस चीज़ को लिखें आप, स्क्रीन पॉज करके। चलिए अब अगर मैं बात करूं कि अब आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि सर आखिर में ये मेज़रमेंट क्या चीज़ होता है ना। बहुत बारीकी से समझिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजी है। सारे लोग आपको कंफ्यूज करते रहे होंगे कि ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, और आपका दिमाग ख़राब हो रहा होगा कि ये क्यों, कैसे हो रहा है, कैसे बोल रहा है ये आदमी, ये कैसे बोल रहा है कि इसको कैसे समझ में आ गया।
तो बहुत बारीकी से इन सी चीज़ों को समझना है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि मेज़रमेंट किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले हमें समझना है कि मेज़रमेंट किसको कहते हैं, व्हाट इज़ मेज़रमेंट, ठीक है। मापना किसको कहते हैं, किया तो आपने भी बहुत बार होगा, मापा होगा बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन क्या हमें पता है कि मेज़रमेंट किस तरह से किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, क्या साइंस इसके पीछे लग रहा है। इन सारे क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे देने वाले हैं। देखो, सबसे पहले जिन चीज़ों को आप मेज़र कर रहे हो उसी तरह का एक हमारे पास यूनिट होना चाहिए। मेरे कहने का मीनिंग समझिए, दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे लंबाई मापना है तो लंबाई का एक यूनिट यानी एक इकाई हमें पहले से मालूम होना चाहिए कि ये इसका एक इकाई है। फिर हम क्या करते हैं, उससे उसका तुलना कर देते हैं। अगर वो उसका 10 गुना होता है तो उस इकाई का 10 गुना हो गया, तो जितना का इकाई बना है उतना 10 गुने वो इकाई का नाम रख देंगे। जैसे एग्जाम्पल समझिए, अगर मान लो कि मैंने एक स्केल बनाया लंबाई मेज़र करने के लिए 1 सेंटीमीटर का, अब उस 1 सेंटीमीटर इकाई वाले चीज़ से मैं किसी लंबाई को मापना चाहता हूँ, और मैंने जब उसका मेज़रमेंट किया तो पता चला कि वो उसका 20 गुना बड़ा था, उस एक इकाई से 20 गुना था, तो हम उसको 20 सेंटीमीटर बोलते हैं। यानी कि हमारे पास पहले से ही इस दुनिया में पहले से ही लोगों ने या वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने पहले से ही अलग अलग चीज़ों के मेज़र करने के लिए अलग अलग इकाई बना के या अलग अलग यूनिट बना के रखा हुआ है पहले से। हम क्या करते हैं कि उस इकाई के साथ तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अब उस इकाई से जितना गुना कोई चीज़ होता है उतना केजी, उतना मीटर, उतना सेकंड, उतना केल्विन, उतना अलग अलग चीज़ है, उतना मीटर पर सेकंड, जो भी चीज़ है उसका एक इकाई से तुलना करने पे जितना गुना होगा उतना वो चीज़ बोलना है। बात समझ में आ रही है ना। स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, तो हम 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड ऐसे बोलेंगे, क्योंकि वो एक इकाई के से तुलना करने पे वो उसका 10 गुना आया है। बात समझ में आ रही है ना। तो सिंपल हमारे सामने क्या है कि जब कभी भी आपको क्या करना है, किसी चीज़ को भी मेज़र करना है, तो सबसे पहले हमें याद करना पड़ेगा कि हमारे पास जो इकाई है वो कौन सी है। कई तरह की इकाई भी हैं। कई बार हमारे पास जो स्केल होता है उसमें इंच में मेज़र होता है, कई बार हमारे पास स्केल होता है उसमें सेंटीमीटर में है, कई बार मीटर में होता है, कई किलोमीटर में होते हैं। ये डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा कि हम इकाई कौन सी चुनेंगे, इसमें भी समझदारी है। बात समझ में आ रही है ना। कोयला मापना है, अगर एक ट्रक में कोयला भरा हुआ है तो उसको मेज़र करने के लिए हम ग्राम इकाई नहीं बनाते हैं, वहाँ टन में बात होने लगेगी कि 1 टन डिफाइन कर लेंगे, उसका कितना गुना हुआ तो वो 20 टन है, 15 टन है, ऐसी बात होगी। लेकिन जब हम सोना जो होता है गोल्ड, उसका जब कंपैरिजन करते हैं, उसको मेज़र करते हैं, तो उसमें ग्राम से भी छोटा यूनिट लेना पड़ता है। तो डिपेंड करेगा कि किस तरह का चीज़ का मेज़रमेंट कर रहे हैं, उस तरह का यूनिट बनाना पड़ता है। तो आप अब समझ पाए होंगे कि मेज़रमेंट क्या है। तो आपसे कोई पूछे तो बोलो सबसे पहले हमने इकाई बना लिया। जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, ये एक इकाई मैंने बना लिया। अब मुझे किसी ने बोला कि इस चीज़ का मेज़रमेंट करो, तो मैंने इससे मेज़र किया, 10 बार आ गया, तो मैंने बोला कि इसकी लंबाई मेरे हाथ से 10 हाथ है, बोलते हैं गांव में। या ये खेत को मापा जाता है तो उसमें एक लंबा सा डंडा लेते हैं, उससे बोलते हैं 10 बाई 10 डंडा के बराबर है। इस तरह का चीज़ हम यूज़ करते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो वैसे ही मास को मेज़र करना है तो हम कोई लोकल यूनिट भी यूज़ कर लेते हैं कि इतना होगा लगभग, है ना, इतना होगा, मेरे वज़न से 10 गुना ज़्यादा है, भारी है, इस तरह से यूज़ करते हैं। लेकिन अलग बात है, ये हम बाद में पढ़ेंगे कि किसको इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त है, किसको लोगों ने, सब ने माना है और किसको सिर्फ हम ही समझते हैं। तो हम जो समझते हैं इकाई, उससे काम नहीं चलेगा, हमें वो इकाई लेके आना पड़ेगा जो इकाई सब समझते हो। बात समझ में आ रही है ना। तो मेरे कहने का मीनिंग क्या है कि यूनिट पहले डिफाइन होना चाहिए मेज़रमेंट के लिए। पहले हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि इसके लिए हम जो इकाई यूज़ कर रहे हैं वो कितना है, उस इकाई के साथ कंपेयर करना है।
अब उसका जितना गुना होगा उतना मीटर, उतना सेंटीमीटर, उतना केजी, उतना सेकंड, उतना आवर, उतना दिन, उतना महीना, उतना साल, ऐसे बोलते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन इसका ये है। तो लिखते हैं इसके बारे में भाई साहब कि इट इज द कंपैरिजन, इट इज द कंपैरिजन, यह एक तुलना है। कंपैरिजन का मतलब यह एक तुलना है। कंपैरिजन मतलब तुलना। इट इज द कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब हमने जो बना के रखा है, स्टैंडर्ड यूनिट, यूनिट मतलब इकाई, इकाई, बिटवीन स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइंड with the it is the comparison between a standard unit defined with the measuring length, जिसको आप मेज़र करना चाहते हो उस लंबाई को इसके साथ तुलना किया जाता है। ठीक है, और जब भी हम तुलना करते हैं तो मैथमेटिकली, है ना, एक समीकरण के फॉर्म में, एक इक्वेशन के फॉर्म में जब तुलना कर लिया जाता है तो चीज़ों को कैसे लिखा जाता है मैथमेटिकली। तो जैसे मेज़रमेंट है तो मैं इसको कैपिटल M से दिखाता हूँ, मेज़रमेंट इज इक्वल टू N इंटू यू, ये लिखने का तरीका होता है। जब भी हम मेज़र करते हैं ऐसे ही लिखते हैं, जहाँ M क्या है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है या इकाई है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है हमारा, M जो है फिजिकल क्वांटिटी है, N जो है वो हमारा एक नंबर है, N जो है हमारा एक नंबर है, और U जो है हमारा एक यूनिट है ना। इस तरह से तुलना किया जाता है और ये हमारा मेज़रमेंट का तरीका होता है। मैं अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल से बताऊँ तो मैं लिख दूंगा कि लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेंथ जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है, 10 जो है वो एक नंबर है, और मीटर जो है एक मीटर, 10 को मल्टीप्लाई किससे किया गया है, 1 मीटर से। तो यहाँ पे मीटर एक इकाई है, 10 एक नंबर है और लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो मेज़रमेंट हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। स्क्रीन पॉज करें, आप इसको लिखें। तो आइए देखते हैं इससे आगे का कहानी। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि मेज़रमेंट क्या चीज़ होता है, ये बात हमें समझ में आई है सर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में कुछ और बातें, है ना। कि सर एक चीज़ और है कि मेज़रमेंट करने के टाइम में आप जितना छोटा यूनिट रखोगे नंबर उतना बड़ा आता है। दिखाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि लंबाई को मैंने एक जगह लिखा, लेंथ इज़ इक्वल टू 10 मीटर। तो क्या मैं इसको 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 सेंटीमीटर नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो आप देखें ये हो गया आपका 1000 सेंटीमीटर। तो जब हमने यहाँ पे यूनिट को छोटा कर दिया, घटाया, देन मैग्नीट्यूड जो था, सॉरी जो नंबर था वो बड़ा हो गया, जो नंबर था वो बड़ा हो गया। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये जो नंबर और ये यूनिट होता है इनमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। मैं यहाँ पे बोलूँगा ये नंबर है और इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट। यूनिट जितना बड़ा रखोगे नंबर उतना छोटा आता है, और नंबर जितना छोटा आता है यूनिट उतना बड़ा होगा। यूनिट जितना छोटा होगा नंबर बड़ा है, यूनिट बड़ा है तो नंबर छोटा है। इन दोनों में रिलेशन है। इस तरह से बात समझ में आ रही है ना। इसके अलावा अगर मैं आपको और यूनिट के बारे में और चीज़ें समझाऊं तो बेसिकली हमारे पास जो नंबर यूनिट के लिए जो सिस्टम बनाए गए, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यूनिट के लिए जो हमारे पास सिस्टम बनाए गए, यूनिट के लिए जो सिस्टम बनाए गए वो अलग अलग देशों में अलग अलग यूनिट यूज़ किए जा रहे थे, सिस्टम किए जा रहे थे। एक सिस्टम हमारे पास था जिसको हम CGS सिस्टम बोलते हैं। CGS
सिस्टम। इस सिस्टम में हम लंबाई को, लेंथ को सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, और मास को ग्राम में मेज़र करते हैं, मास को ग्राम में मेज़र करते हैं, और टाइम को सेकंड में मेज़र किया जाता है, समय को सेकंड में मेज़र किया जाता है। इस सिस्टम को हम CGS सिस्टम बोलते हैं। उसी तरह से हमारे पास एक सिस्टम और है जिसका नाम है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम, ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लंबाई को मेज़र करते हैं, लेंथ को मेज़र करते हैं फुट में, FOOT, फुट, जिसको आप फीट भी बोल रहे हैं। दूसरा है हमारा मास को मेज़र करते हैं पाउंड में, मास को मेज़र करते हैं पाउंड में, और टाइम को इसमें भी सेकंड में ही मेज़र किया जाता है ना। तो ये दूसरा हमारा यूनिट सिस्टम है। अलग अलग देशों में अलग अलग यूज़ होते थे। तीसरा हमारे पास जो है उसको हम बोलते हैं MKS सिस्टम। MKS सिस्टम, इस MKS सिस्टम की खासियत ये है कि इसमें लेंथ को मीटर में मेज़र किया जाता है, लेंथ को मीटर में मेज़र किया जाता है, मास को किलोग्राम में मेज़र किया जाता है, ठीक है, मास को किलोग्राम में मेज़र करते हैं, और टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं। ये हमारा एक सिस्टम और होता है जिसमें ये सारी कहानियाँ होती है। तो पॉपुलरली अगर हम देखें, जो हमारा फेमस है, यही 3 सिस्टम है। इसको भी आप लिख लेंगे, है ना, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए। लेकिन अब अलग अलग लोग जो थे वो अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम यूज़ किया जाता था। तो उस समय तक तो काम ठीक चला होगा जब एक दूसरे देश में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। एक देश के लोग थे, एक ही तरह का यूनिट बना लिया था, सब समझते थे। लेकिन अगर लोगों को एक देश से दूसरे देश में जाना पड़ा, या उन्होंने व्यापार करना शुरू किया, बिजनेस करना शुरू किया इंटरनेशनली, तो मान लो कि कोई आदमी हमें बेच रहा है पाउंड में, हम समझते हैं ग्राम में, तो कन्वर्जन में दिक्कत आई। तो लोगों ने बोला ऐसे काम नहीं चलेगा। तो बाद में सबसे लास्ट में एक सिस्टम जिसको इंटरनेशनली सब लोगों ने माना, उस सिस्टम का नाम है SI सिस्टम, जिसको सब मानते हैं, और यही पॉपुलरली आज हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, SI सिस्टम। अब इस SI सिस्टम में क्या किया गया कि लेंथ को चुना गया। यह अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ को मेज़र करने के लिए जो यूनिट यूज़ किया गया वो मीटर था, और इसका जो सिंबल यूज़ किया गया वो स्मॉल m यूज़ किया गया। उसके अलावा जो मास था उसको मेज़र किया गया SI सिस्टम में, उसको किलोग्राम में मेज़र किया गया, और जो ये सिंबल यूज़ किया गया वो kg था, स्मॉल kg। टाइम था, इसके लिए जो यूनिट यूज़ किया गया वो था हमारा सेकेंड, सिंबल स्मॉल s यूज़ किया गया, ठीक है। अब ये 3 तो सब में थे, इसके अलावा भी कुछ क्वांटिटी SI सिस्टम में जोड़ा गया जो कि हमें ज़रूरत थी। उसमें एक आता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब इस इलेक्ट्रिक करंट की बात ये थी कि इसको जोड़ा गया और इसका यूनिट बताया गया एम्पियर। एक साइंटिस्ट का नाम है और इसका सिंबल कैपिटल A यूज़ करते हैं, एम्पियर। उसी तरह से एक यूनिट और, एक क्वांटिटी और जोड़ा गया, टेम्परेचर। जितनी ज़रूरत थी उस तरह से ऐड करते गए लोग बाग, है ना। और इसका यूनिट यूज़ किया गया केल्विन, केल्विन, और सिंबल जो था वो कैपिटल K था, ठीक है। इसके अलावा 2 क्वांटिटी और जोड़ी गई। एक तो इसमें जोड़ा गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, आपको भी पढ़ना होगा। अगर 9th में केमिस्ट्री जो आप पढ़ोगे ना, उसमें आपको सर आपके बताएंगे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है। ये केमिस्ट्री का चीज़ है। इसके लिए यूनिट यूज़ किया गया मोल, और सिंबल यूज़ किया गया MOL, है ना। और एक क्वांटिटी और लिया गया जिसके बारे में अभी आपको उतना नहीं सोचना है, लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पे लिखा जा रहा है तो इसको लिख लेते हैं।
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको हम मेज़र करते हैं कैंडेला में, कैंडेला में मेज़र करते हैं और सिंबल यूज़ करते हैं CD, CD है ना। तो ये हमारे पास टोटल आप काउंट करोगे तो 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारे पास 7 क्वांटिटी थे और सातों का यूनिट हमें बता दिया गया, ठीक है ना। एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा कि यहाँ जो ये चीज़ लिखा हुआ है ना, इसका एक और नाम दिया जाता है और इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मैं बताऊंगा इसको क्यों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी बोला जाता है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या इसी को एक और नाम से जानते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटी। रीज़न क्या था इसको ऐसा नाम देने का? आप जानते हो फंडामेंटल का मतलब मौलिक होता है, हिंदी में मौलिक कहते हैं, बेस का मतलब जिससे मिल के बना हुआ है। तो ये जो 7 क्वांटिटी आपके सामने दिख रहे हैं ना, यही हमारे वो बेस थे जिससे बाकी सारे यूनिट को बनाया गया। ऐसा जैसे लेंथ के लिए 1 मीटर होता है, लेकिन क्या आपने 1 मीटर पर सेकेंड जैसा कोई स्केल देखा है क्या? नहीं होता है, क्योंकि मीटर पर सेकेंड बनाया जाता है लेंथ और टाइम के मदद से। तो ये जो है इन दोनों का यूज़ से एक नया यूनिट बना लिया गया। जैसे स्पीड जो है, स्पीड का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड लिखा जाता है, यानी मीटर लेंथ के लिए और सेकेंड टाइम के लिए। तो लेंथ और टाइम से मिलके एक क्वांटिटी बना जिसको हम स्पीड कह रहे हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन की त्वरण हिंदी में बोलते हैं, एक्सेलरेशन की बात करें तो ये हमारा होता है वेलोसिटी बाय टाइम, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी कि इसमें लेंथ और 2 बार टाइम का इस्तेमाल करके एक नया क्वांटिटी बनाया गया जिसका नाम दिया गया एक्सेलरेशन। इसके लिए कोई नया नहीं बनाया गया, इन्हीं के मदद से एक नया क्वांटिटी बना लिया गया। तो इन क्वांटिटीज़ को जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी के मदद से बनते हैं उसको नाम दिया जाता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। नाम क्या दिया जाता है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। तो मौलिक क्यों बोला गया या फंडामेंटल क्यों बोला गया, अब आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि दुनिया के जितने भी क्वांटिटीज़ आप देखते हो वो सब के सब या तो यही होते हैं या इनके सहायता से बने हुए होते हैं, इसीलिए इसको फंडामेंटल कहा जाता है। ये किसी के सहायता से नहीं बनता, बल्कि इसके सहायता से बाकी बने रहते हैं, इसीलिए बेस तो यही हुआ ना, इसलिए इसका नाम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। यानी कि अब हमको ज़्यादा याद नहीं रखना है, हमको ये याद रखना है कि इसके सहायता से कौन कौन से बनते हैं। अगर हमें बनाना आ गया तो फिर हम हर तरह के क्वांटिटी का यूनिट लिख पाएंगे कि इसमें अगर मान लो कि मीटर यूज़ हुआ और सेकंड यूज़ हुआ तो मीटर पर सेकंड, मीटर यूज़ हुआ 2 बार सेकंड यूज़ हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो कोई भी क्वांटिटी नया बनेगा वो इन्हीं के सहायता से बनाया जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये हमारा एसआई सिस्टम होता है। इसको स्क्रीन पॉज करके लिखिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अब इतना जानने के बाद अब हमारे सामने जो क्वांटिटी है उसको एक तरीके से और हम डिवाइड करना चाहते हैं कि जो भी हमारे फिजिक्स में क्वांटिटी आते हैं एक और तरीके से हम डिवाइड कर रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी को एक तरीके से और डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। मतलब क्लासरूम में जो बच्चे होते हैं उनको डिवाइड करने का अलग अलग तरीके हो सकते हैं ना। हमने एक बार बेसिस क्या बना लिया कि जो लड़के हैं वो अलग, लड़की एक तरफ, है ना। एक बेसिस बना लिया कि जो हॉस्टल में रहते हैं वो एक तरफ, जो डेज़ की हैं मतलब बस से आते हैं, खुद के साधन से आते हैं या पैदल चल के आते हैं, उनको एक तरफ। तो कई सारे बेसिस हो सकते हैं डिवाइड करने के।
तो इसको डिवाइड करने का जो बेसिस हमारा है, इसमें हमने क्वांटिटीज़ को ब्रॉडली 2 पार्ट में बांट दिया है ना। एक को बोला स्केलर क्वांटिटी और दूसरे को बोला वेक्टर क्वांटिटी। एक को हमने क्या बोला, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरे को हमने बोला वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना। यानी हमारे फिजिक्स में जनरली जो क्वांटिटी हमारे सामने मिलेंगे वो यही 2 प्रकार के होते हैं। जो भी क्वांटिटी होगा ना वो या तो स्केलर होता है या वेक्टर होता है, ये आप मान लीजिए। अब हम ये समझते हैं कि ये स्केलर कौन सा होता है, तो हमारा आंसर है कि स्केलर हम वैसे क्वांटिटी को बोल रहे हैं, स्केलर हम वैसे क्वांटिटी को बोल रहे हैं जिस क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। ऐसा क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और मैग्नीट्यूड कहते किस चीज़ को है, मैं अभी आपको बता के आ रहा हूँ। m इज इक्वल टू एन यू, यानी ये नंबर और यूनिट को एक साथ में मैग्नीट्यूड कहा जाता है। नंबर और यूनिट को एक साथ में मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो जिस क्वांटिटी को दिखाने के लिए सिर्फ एक नंबर और एक यूनिट काफ़ी हो, तो वैसे क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि इस चीज़ का मास कितना है, तो आप बोल दोगे 10 kg, तो सही है। अब उसको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया कि मास कितना है, 10 kg है। अब उसमें और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिनको बताओगे आप तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बनाने से काम नहीं चलता। अगर मान लो कि आपसे किसी ने पूछा कि बताओ कि यहाँ से मुझे किसी अगले मोड़ पे जाना है या किसी और गांव में जाना है या और किसी सिटी में जाना है, और आपसे उसने पूछा कि बताओ कि कितना किलोमीटर है, तो आपको डिस्टेंस तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो पता चला कि घूमता रह गया, वो कभी वहाँ पहुँचा ही नहीं। आपने बोल दिया 5 किलोमीटर है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि किधर है, तो बंदा वो कभी वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा ना। तो इस वजह से कुछ चीज़ें ऐसी होती है फिजिक्स में, फिजिकल क्वांटिटीज़, जिसमें डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है उसको हम स्केलर कहते हैं, और जिसमें डायरेक्शन भी देना पड़ता है उसको हम वेक्टर कहेंगे। ठीक है। उसके अलावा इसका एक प्रॉपर्टी और होता है, ये सिंपल तरीके से जोड़ा जाता है। इट फॉलो सिंपल अलजेब्रा, ये लिख लीजिए, आपको आगे चल के समझ में आएगा। सिंपल अलजेब्रा जो हमारा साधारण बीजगणित होता है ना, जिसमें 2 और 2 4 होते हैं, उसको ये फॉलो करता है। इट फॉलो सिंपल अलजेब्रा। उसके अलावा अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल्स दे दूं आपको, तो डिस्टेंस आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, मास आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। उसी तरह से फोर्स आपका वर्क आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज भी आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेट्रा। इतने क्वांटिटी हमारे स्केलर होंगे। अब आइए बात करते हैं वेक्टर के बारे में। तो सेम आपको यहाँ लिखना है कि क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, quantity having magnitude as well as direction, ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए, उस क्वांटिटी को हम स्केलर वेक्टर बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको किसी को बताना है कि ये कितना दूर है और वो जा रहा है, तो आपको डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। उसके अलावा इसमें एक लाइन और लिख लीजिएगा, इट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। बस लिख लीजिए, ये हम बाद में समझेंगे। इट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। डायरेक्शन के साथ अगर डिस्टेंस बताया जाए तो उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है,
उसके अलावा फोर्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मोमेंटम आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक्सेट्रा। ये सारे क्वांटिटी ऐसे लिख लीजिए। हो सकता है आपने नहीं सुना हो, पहली बार आप सुन रहे हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लिख लीजिए। बारी बारी से सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारा 2 पार्ट में हमने फिजिकल क्वांटिटी को बांट दिया। अब हम इस पोजीशन में पहुंच चुके हैं कि हम आपके सिलेबस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आज का क्लास यहीं ख़त्म करूंगा, बिकॉज़ आप पहले देखें, आपको लगता है कि अच्छा पढ़ाया जा रहा है, आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, या मेरा एक नंबर है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या वो वेबसाइट पे जाओगे तब भी वहाँ पे एक व्हाट्सएप का आइकन बना होगा, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या वीडियो के नीचे कमेंट करो तो हम लोग उसको पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको इकोनॉमिकली पैसे के मामले में उनको प्रॉब्लम होगी, या जो भी होगा मुझे कॉल करो, बात करो, जिस तरह का भी परेशानी होगा हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।